नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी पंचायत में। आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था, या कहें कि सल्तनत काल का सबसे साम्राज्यवादी शासक था तो ये गलत नहीं होगा। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक उसने दिल्ली की गद्दी पर शासन किया था और 100 वर्षों के निरंतर शासन के बावजूद भी गुलाम वंश के तुर्क भारत में राज्य विस्तार करने में असफल रहे थे। यानी जितने भी गुलाम वंश के सरदार थे, यानी जब से 1193 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान से राज्य को प्राप्त किया था, तब से लेकर मतलब 1290 ईस्वी तक कोई भी सरदार ऐसा नहीं था जो राज्य को विस्तार कर सके दिल्ली से बाहर। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक सभी अपने राज्य को सुदृढ़ करने में व्यस्त थे, यानी अपने राज्य को ही वो सुदृढ़ करने में व्यस्त थे, कोई राज्य का अपना विस्तार नहीं कर रहा था। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैं बता रहा हूँ इसमें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी जानकारी कवर हो जाएगी। किसी भी परीक्षा से प्रश्न आए, आप इतिहास के विद्यार्थी हों, आप कुछ भी जानना चाहते हो, आप अगर वीडियो के साथ बने रहे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कोई भी प्रश्न हो आपसे बच नहीं पाएगा और आप उसे हल करने में सक्षम होंगे। तो अगर आपको इतिहास से प्रेम है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जानकारी चाहिए, तो इस वीडियो को आप ज़रूर पूरी तरह से देखिए। ये सीरीज है, इसमें ये आज पहला वीडियो है, तो इस सीरीज को पूरी तरह से देखिए। आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर बलबन तक, यानी जितने भी गुलाम वंश के सरदार हुए, किसी ने भी अपना राज्य विस्तार करने का नहीं सोचा। ये अपने राज्य को सुदृढ़ करने में ही व्यस्त रहे। अलाउद्दीन खिलजी एक तुर्क शासक था, तो ये बात अगर कहीं पूछी जाए कि वो अफ़गान शासक था या तुर्क शासक था, तो आप बता देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी तुर्क शासक था। और जो खिलजी है वो अफ़गानिस्तान में हेलमंद नदी की घाटी के प्रदेश को खिलजी के नाम से पुकारा जाता है। हेलमंद नदी है अफ़गानिस्तान में, तो हेलमंद नदी की घाटी के खिलजी के नाम से पुकारा जाता है और वहाँ के रहने वाले लोग अपने नाम के आगे खिलजी लगाते हैं। तो ये तुर्क से आए थे, अफ़गानिस्तान में बस गए थे 200 साल पहले। 200 साल तक अफ़गानिस्तान में रहे ये खिलजी लोग, और उसके बाद इन्होंने भारत पर आक्रमण किया। तो ये तुर्क थे, अफ़गानिस्तान में 200 साल तक रहे और हेलमंद नदी की घाटी के किनारे रहने वाले लोग अपने नाम के आगे खिलजी लगाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला शासक था जिसने राज्य विस्तार करने के बारे में सोची, और इसने राज्य विस्तार ही नहीं किया बल्कि हिंदुओं के विद्रोह और संघर्ष करने की शक्ति को भी दुर्बल किया। इस प्रकार खिलजी युग साम्राज्यवाद और मुस्लिम शक्ति के विस्तार का युग बन गया। अब बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिंहासन कैसे प्राप्त किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन की मानिकपुर में हत्या करके 19 जुलाई 1296 को वो सुल्तान बना। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे, उन्होंने ही खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में की थी। 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी, और वो थोड़ा सा उदार थे और अलाउद्दीन खिलजी पर विश्वास भी बहुत करते थे। तो इसीलिए इसी विश्वास का नतीजा हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा व ससुर जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया। जलालुद्दीन के समय में अलाउद्दीन जो थे वो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार थे। 1292 में सुल्तान की अनुमति लेकर मालवा स्थित भिलसा पर आक्रमण किया और वहाँ से बहुत सारा धन प्राप्त किया
और अपने सरदारों में बांट दिया। अपने सरदारों में खूब धन बांटा। इससे बहुत सारे जो सरदार थे वो अलाउद्दीन खिलजी के तरफ हो गए। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो था उसने दक्षिण भारत के जो राज्य हैं देवगिरी, उसके बारे में इसने बड़ी चर्चा सुनी थी कि देवगिरी बहुत ही धनी राज्य है। तो वो चाहता था कि देवगिरी पर आक्रमण करे, लेकिन उसके जो चाचा जलालुद्दीन खिलजी थे वो कभी भी उसे अनुमति नहीं देते कि वो उसे दूर देवगिरी राज्य में आक्रमण किया जाए। तो देवगिरी राज्य में आक्रमण करने की अनुमति जलालुद्दीन खिलजी कभी भी अलाउद्दीन को नहीं देते। इसलिए उसने इस योजना को गुप्त रखा और उसने राजा से यानी सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी कि हमें चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति दीजिए। ये मध्य भारत में है यानी गुजरात के पास है। तो चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति सरदार से लेकर के और इसने देवगिरी पर आक्रमण करने का सोचा। अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अपने चुने हुए सरदारों की एक सेना बनाया और सेना लेकर देवगिरी पर आक्रमण के लिए चल दिया। और यहाँ पर जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको पता था कि ये जो है चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए गया है, लेकिन ये देवगिरी पर आक्रमण करने का प्लान बनाए थे और सुल्तान से चंदेरी पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी थी इन्होंने। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। देवगिरी पर उस समय रामचंद्र देव का शासन था। रामचंद्र देव का शासन था। तो रामचंद्र देव उस समय, चूँकि दक्षिण भारत पर किसी भी मुसलमान शासक ने आज तक आक्रमण ही नहीं किया था और रामचंद्र देव बिल्कुल ही मतलब ऐसे ही आराम अवस्था में था कि उस पर कौन आक्रमण करेगा। और अचानक से अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण कर देने से रामचंद्र देव घबरा गया। रामचंद्र देव का एक पुत्र थे शंकर देव। रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव उस समय होयसल राज्य की सीमा पर आक्रमण करने के लिए गया हुआ था और चुने हुए सैनिकों को लेकर गया था। और रामचंद्र देव बिल्कुल ही असावधान था। अचानक से आक्रमण से वो घबरा गया और उसे हार का सामना करना पड़ा। और अब उसके सामने संधि के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता था। और इधर अलाउद्दीन खिलजी ने चालाकी से ये अफवाह फैला दिया कि ये जो सेना अभी आई है ये तो छोटी सी सेना है, दिल्ली से अभी बहुत बड़ी सेना आ रही है। और 1000 सेना को उसने अपने पीछे रखा था और कुछ देर बाद 1000 सेना वहाँ फिर पहुँच गई। तो रामचंद्र देव को लगा कि अरे ये तो सच बोल रहा है। और अब शंकर देव भी जब आया तो उसे भी हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह से रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन खिलजी से संधि का प्रस्ताव रखा। अलाउद्दीन खिलजी से देवगिरी पर जो आक्रमण है यहाँ पर बहुत सारे धन संपत्ति उसे प्राप्त हुए। और अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत के देवगिरी से इतना ज़्यादा संपत्ति प्राप्त किया था कि कहते हैं कि वो सालों साल तक चलता रहा, इतना ज़्यादा संपत्ति प्राप्त किया था। और जब वो लौट के आया तो उस समय जलालुद्दीन ग्वालियर में था। तो जलालुद्दीन ग्वालियर में था तो अलाउद्दीन और इधर अलाउल मुल्क एक जो अलाउद्दीन खिलजी के अपना दोस्त था, वो मानिकपुर से झूठी सूचना सरदार को भिजवाता रहता था कि वो अभी मध्य भारत पर आक्रमण कर रहा है। उसे ये नहीं बताया कि देवगिरी पर आक्रमण करने गया है, बोला मध्य भारत पर आक्रमण कर रहा है। लेकिन बाद में ग्वालियर में ही सरदार को, सुल्तान को पता चल गया था कि जो है ये अलाउद्दीन झूठ बोल रहा है और वो देवगिरी पर आक्रमण करने गया है।
जलालुद्दीन खिलजी के एक बहुत ही विश्वास पात्र सरदार थे, अहमद चप। उसने कहा कि देखिए ये आपसे धोखेबाजी कर रहा है, आप इस पर आक्रमण कर दीजिए। अभी ये देवगिरी पर से आक्रमण करके आया है, इसकी सारी संपत्ति को ले लीजिए और इसे कमज़ोर कर दीजिए, नहीं तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। मगर जलालुद्दीन का तो वो भतीजा था और वह भतीजा के प्रेम में था। इसने कहा, ऐसे उसकी अहमद चप की कोई बात नहीं मानी। अल्मास बेग जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का भाई था। तो उसने भाई से सरदार सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पास सूचना पहुंचाई कि वह सारी संपत्ति देना चाहता है। किसको देना चाहता है? जलालुद्दीन खिलजी को। लेकिन कड़ा मानिकपुर में आकर वो संपत्ति लेगा तभी देगा। तो कड़ा मानिकपुर में अगर वो आके संपत्ति ले तो वो उसे संपत्ति देने के लिए तैयार हो गया। और इस तरह से अल्मास बेग ने सरदार जलालुद्दीन खिलजी को मना लिया कड़ा मानिकपुर जाने के लिए जलालुद्दीन खिलजी ने मना लिया। हालांकि अहमद चप और उसके विश्वसनीय सरदारों ने बहुत समझाया कि मत जाइए, वहाँ धोखा हो सकता है, मगर जलालुद्दीन खिलजी नहीं माना और अपने भतीजा से मिलने के लिए चला गया। और वहीं पर मोहम्मद सलीम के इशारे पर, गंगा जी में ये अकेले ही गया था और 2-4 विश्वास पात्र सैनिक थे, तो मोहम्मद सलीम ने अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर आक्रमण कर दिया और गिरा दिया, घायल कर दिया। और सरदार इख्तियारुद्दीन ने उसका सिर काट लिया और उसके सिर को काटकर बड़ी ही आम आदमी की तरह से और कड़ा मानिकपुर में भी घुमाया गया। और इस तरह से सरदार ने 22 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में प्रवेश किया और बलवन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाया और दिल्ली का सुल्तान बना। निसंदेह अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान के मामले में एक बहुत ही सफल सुल्तान रहा। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप आगे बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिएगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।